हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें। साथ के साथ यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो पिछली वीडियो को भी आप जरूर देखें। सबसे जो पहला प्रश्न है आपका वो है आपका संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी ओडिया, ऑप्शन आपका डी तमिल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन आपका डी तमिल। कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो संगम भाषा में हुई थी। और आपको बता दें कौन सी भाषा में हुई थी, तो तमिल भाषा में आपकी हुई थी। आपको बता दें कि जो ये यानी साहित्य, संगम साहित्य, इसकी रचना तमिल यानी भाषा में हुई थी। किस में हुई थी? तमिल भाषा में हुई थी। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ आपको बता दें कि ये आपकी यानी तमिल भाषा कहाँ की भाषा यानी भाषा है, तो ये आपकी तमिलनाडु साइड की भाषा है। कहाँ की है? तमिलनाडु यानी साइड की ये भाषा है, जो यानी दक्षिण भारत में ये बोली जाती है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। गुडाढ्य यानी का की पैशाची भारत में लिखित है। ऑप्शन ए मृच्छकटकम, ऑप्शन बी कथा सरिता सागरम, ऑप्शन सी पंचतंत्र, ऑप्शन डी बृहत कथा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका डी यानी बृहत कथा। गुडाढ्य की इन पैशाची निम्नलिखित में से किसकी यानी रचना है? तो आपकी यानी ये बृहत कथा है। और आपको बता दें कि ये यानी किसके दरबार में थे, तो ये सातवाहन शासक हाल के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? ये हॉल के दरबार में थे। और आपको बता दें कि इन्होंने यानी पैसाची भाषा में व्रत कथा की रचना की थी। किसने? तो इन्होंने ही। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक प्रश्न है ये। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जैसे ही हम ये वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपकी जो ये वीडियो है इसका रोजाना का टाइम है वो आपका शाम 5 बजे का। रोजाना शाम 5 बजे ये आपकी स्पेशल वीडियो रोजाना शाम 5 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप शाम को 5 बजे रोजाना देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इनमें से कौन सा प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका नामक पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी डायमेंकस, ऑप्शन सी सेलुकस, ऑप्शन डी डायोनिसस। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। कौन सा होगा? वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका ए यानी मेगास्थनीज। किसने? यानी जो इंडिका नामक पुस्तक है वो आपकी किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने लिखी। किसने? मेगास्थनीज ने लिखी। क्योंकि ये आपकी काफी अच्छा प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। और आपको बता दें आपके लिए जैसे कुछ और इम्पोर्टेंट आपकी जैसे पुस्तक है जिसमें आपकी सीयू की है। सीयू की किसने लिखी? तो सीयू की हैनसांग ने। हैन सांग। उसके बाद बात कर लेते किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद आपकी लिखी वो आपकी लिखी अल बरूनी। किसने? अल बरूनी ने। उसके बाद बात कर ले आपकी किताब ए रेहला। किताब ए रेहला। तो किताब ए रेहला इब्न बतूता। किसने? इब्न बतूता ने लिखी थी। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यास के 18 यानी पर्वों में से छठा पर्व जिसे में व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है। ऑप्शन ए विराट पर्व, ऑप्शन बी भीष्म पर्व, ऑप्शन आपका सी सभासद पर्व, ऑप्शन डी आदि पर्व। इस प्रश्न का उत्तर बताना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका बी भीष्म पर्व। भारतीय यानी काव्य महाभारत यानी व्यास कृत के 18वें पर्व में से छठा पर्व जिसमें व्यापक रूप से किस भगवत गीता का जो वर्णन है वो आपका किस में है? तो आपका ये आपका भीष्म पर्व। आपको बता दें ये काफी अच्छा इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली द्वारा लिखित है माना जाता है। ऑप्शन ए विशाख दत्त, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी आपका भवभूति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका बी हर्ष। राजकुमारी रत्नावली की यानी नाटक रत्नावली यानी कि लिखित किसके द्वारा माना जाता है? तो हर्ष के द्वारा माना जाता है। हर्ष ने रत्नावली प्रियदर्शिका 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 के अलावा आपका नागानंद नागानंद नाटक के अलावा इन्होंने क्या यानी रचना की? उसके अलावा यानी ये काफी यानी क्या थे? तो ये काफी यानी जैसे इन्होंने अच्छे नाटक लिखे और इन्हीं के दरबार में यानी चीनी बौद्ध यात्री हेन सांग, क्या नाम था? हेन सांग यानी हेन सांग ने राजा हर्षवर्धन के कार्यों की सराहना की। क्या की? यानी हेन सांग ने राजा जो हर्ष थे ये इनके यानी क्या की? तो हर्षवर्धन के कार्यों की सराहना की। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा तो संस्कृत। किसमें? कालिदास ने जो मेघदूत नामक अपने काव्य को यानी लिखा वो किसमें? तो संस्कृत में। साथ के साथ आपको बता दे कालिदास तीसरी व चौथी शताब्दी में किसमें? तीसरी व चौथी शताब्दी में तीसरी व चौथी शताब्दी में संस्कृत भाषा के महान कवि व नाटककार थे। क्या थे? संस्कृत भाषा के महान कवि व नाटककार थे। उसके अलावा आपको बता दें कि इन्होंने अपनी कृति संस्कृत भाषा में लिखी है जिनमें मेघदूत नामक काव्य यानी सर्वश्रेष्ठ यानी रचना है। क्या है ये? सर्वश्रेष्ठ रचना है और ये काफी यानी बार प्रश्न पूछा भी गया है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये आपका ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं? ऑप्शन ए रघुवंशम, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी विक्रमोर्वशीयम, ऑप्शन डी नीति सार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो नीति सार यानी ऑप्शन डी नीति सार। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो नीति सार नहीं है। रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम ये किसकी रचना है? तो ये कालिदास की है। और आपको बता दें ये काफी बार पूछा भी गया प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। और ये आपका बहुत ही जरूरी प्रश्न है। इस तरह का बहुत ही जरूरी प्रश्न है ये इनकी यानी और साथ के साथ आपको बता दें कि जो आपकी यानी नीति सार है, ये नीति सार राज्य शास्त्र का एक मूल संस्कृत ग्रंथ है। क्या है? ये एक मूल यानी ग्रंथ है। और आपको बता दें इसकी रचयिता कौन?
तो कामंदक। कौन? कामंदक। इसके रचयिता किसके? तो नीतिसार के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी व्याकरणाचार्य, ऑप्शन सी उपन्यासकार, ऑप्शन डी लेखक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका बी व्याकरणाचार्य। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थे? तो व्याकरणाचार्य थे। और आपको बता दें कि जो ये पाणिनि प्राचीन भारत में संस्कृत भाषाविद, व्याकरणविद और श्रद्धेय विद्वान थे। किस तरह के थे? श्रद्धेय विद्वान थे। और साथ के साथ आपको बता दें कि ये काफी यानी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो यानी बहुत ही जरूरी है। साथ के साथ आपको बता दें जो अष्टाध्यायी, क्या? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत व्याकरण है। क्या है? पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत व्याकरण है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मड़िमेकलई की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए इलांगो आदिगल, ऑप्शन बी सतनार, ऑप्शन सी नाथ कुतनार, ऑप्शन डी त्रोथ का देवर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। क्या? तो ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो सतनार। सतनार सही होगा। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मड़ के मड़िमेकलई रचना किसने की? तो शतनार ने। और आपको बता दें जो प्रसिद्ध महाकाव्य मड़ के लई की रचना किसने की थी? तो आपको बता दें शतनार ने द्वारा की गई थी। और ये आपको बता दें कि ये तत्कालीन संगम समाज और राजनीति के विषय में जानकारी मिलती है। और आपको बता दें काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न। किस तरह का प्रश्न है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके यानी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी पंचतंत्र, ऑप्शन डी राज तरंगिणी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो आपकी यानी कौन सी है? तो आपको बता दें तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी पंचतंत्र। कौन सी है? पंचतंत्र है। यानी किसके द्वारा? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पर यानी कौन सी है? तो पंचतंत्र है। साथ के साथ आपको बता दें कि और किस यानी महत्वपूर्ण जैसे आपकी है, तो आपकी किसके द्वारा कौन सी लिखित है? तो जैसे आपकी यानी जो ये पंचतंत्र है ये किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। उसके बाद बात कर ले आपकी जैसे अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो कौटिल्य ने। कौटिल्य ने। उसके अलावा बात कर ले आपकी अर्थशास्त्र के अलावा, तो आपकी यानी इंडिका किसने लिखी है? तो मेगस्थनीज ने। किसने? मेगस्थनीज ने। उसका राय तरंगड़ी की बात कर लें तो आपकी कल्हड़ ने। किसने? कल्हड़ ने लिखी है। उसके बाद बात कर ले आपकी यानी जैसे इंपोर्टेंट इनमें कौन कौन सी आपकी हैं? ये चारों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न आपका किस तरीके का मोस्ट इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये आपकी पूछे जाने वाली यानी किताबें जो आपकी यानी पूछी जाती हैं, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? ऑप्शन ए सोमदेव, ऑप्शन बी आपका कालिदास, ऑप्शन सी विशाख दत्त, ऑप्शन डी बोधियन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? का सही होगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका यानी विशाख दत्त। ऑप्शन सी सही होगा विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा? तो विशाख दत्त ने लिखा। और आपको बता दें विशाख दत्त के यानी काफी यानी प्रसिद्ध जैसी रचनाएं हैं, जिसमें आपकी मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्रगुप्तम है। कौन सी है? देवी चंद्र गुप्तम है। उसके अलावा और कौन सी है? तो राघवानंद
ना है। कौन सी है? राघवानंद ना नाटक। राघवानंदना नाटक भी किसका है? तो ये विशाख दत्त का है। और आपको बता दें कि ये काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी यानी कई बार पूछी गई है। मुद्रा राक्षस के नाटक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया प्रश्न किस तरह का है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। और ये आपका यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है। उसके बाद आपको बता दें बोधायन के द्वारा कौन सी लिखी है? तो बोधायन के द्वारा शुल्ब सूत्र। उसके अलावा आपकी कौन सी? तो आपकी यानी स्रोत सूत्र। वहीं पर बात कर लिया है सोम देव के द्वारा, तो सोमदेव के द्वारा कथा शरत सागर, कथा शरित सागर। उसके बाद बात की जाए कालिदास की, तो कालिदास की लिखी गई है आपकी रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतला और कुमार संभव। कौन सी? आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके अलावा और कौन सी है? तो रघुवंशम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी आपका संस्कृत। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी संस्कृत में। किसमें लिखी? संस्कृत भाषा में यानी लिखी। और साथ के साथ बता दें कि संस्कृत भाषा में आर्य छंद काव्य रूप की रचना, गणित तथा खगोल शास्त्र का यानी ये ग्रंथ है। और इस रचना पद्धति यानी बहुत ही वैज्ञानिक है। और इसमें 4 अध्याय में 121 श्लोक हैं। कितने? 121 श्लोक हैं। कितने में? 4 अध्याय में। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी अष्टावक्र, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी चरक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। आपको बता दें कि ये संस्कृत भाषा का यानी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। क्या है ये? संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। कौन सी? तो ये आपकी यानी पाणिनि। पाणिनि की जो आपकी अष्टाध्यायी है ये आपकी यानी सबसे प्राचीन पुस्तक है, जो आपकी यानी किसकी है? तो व्याकरण की है। और आपको बता दें कि इसमें मौर्य काल के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। और अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या की बात की जाए, किसकी? कुल सूत्रों की संख्या कितनी है? तो आपकी 3996 है। कितनी? 3900 यानी 3996 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास दत्तम लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भास। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी भास। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नदास दत्त यानी स्वप्नवास दत्तम के लेखक कौन है? तो भास है। और आपको बता दें जयदेव के द्वारा यानी कौन सी लिखी गई है? तो आपकी गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद के अलावा और कौन सी लिखी गई है आपकी? तो गीत गोविंद के अलावा लिखी गई है रसमंजरी, रसमंजरी। और आपको बता दें जैसे शूद्रक के अलावा मृच्छकट्टकम, मृच्छकट्टकम,
कट्टे कम, मृक्ष कट्ट कम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपकी यानी कालिदास के द्वारा कौन सी लिखी गई है? तो कालिदास के द्वारा आपकी मालविका गिनेत्रम लिखी गई है। कौन सी? कालिदास के द्वारा मालविका गिनेत्रम, ये यानी कृति लिखी गई है। किसके द्वारा? तो ये आपके यानी कालिदास के द्वारा। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, हर्षचरित के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी कलहड़। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हर्षचरित के यानी लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी क्या? तो ऑप्शन आपका सी बाणभट्ट। बाणभट्ट ने क्या लिखी? तो हर्षचरित लिखी। किसने? तो बाणभट्ट ने। और आपको बता दें बाणभट्ट की एक और है आपकी यानी जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? तो आपकी कादम्बरी। ये किसने लिखी? ये भी बाणभट्ट ने ही लिखी। किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी निजता का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। कौन सा? तो यानी भारत के यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही है। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका भी नेता का अधिकार। कौन सा? नेता का अधिकार। और आपको बता दें कि नेता का अधिकार यानी ये पहले नहीं था, ये वर्ष 2017 में। ये कब? वर्ष 2017 में 9 जजों 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से नेता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। क्या घोषित किया था? मौलिक अधिकार घोषित किया था। और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यानी जीने का अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा बना। क्या बना? अनुच्छेद 21 में ये क्या बना? जीने का अधिकार। क्या बना? ये जीने का अधिकार। और उसके अलावा आपका क्या बना? और आपका ये स्वतंत्रता का अधिकार भी ये बना। तो ये आपका काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 17, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी जीने का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी देश की रक्षा का अधिकार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो डी देश की जैसे रक्षा का अधिकार। कौन सा? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका देश की रक्षा का अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार। यानी भारतीय संविधान के अनुसार देश की रक्षा का अधिकार यानी एक मौलिक अधिकार नहीं बल्कि यह एक मौलिक कर्तव्य है। क्या ये एक मौलिक कर्तव्य है? ये क्या है? यानी एक मौलिक अधिकार नहीं है, एक मौलिक कर्तव्य है। क्या ये मौलिक कर्तव्य है। और आपको बता दें जबकि स्वतंत्रता का अधिकार आपका किस में है? तो ये आपका अनुच्छेद यानी 19 में। किसमें? आपका अनुच्छेद 19 में। 19 से लेकर के कहाँ तक है? ये तो 22 तक है। और आपको बता दें कि आपकी ये काफी यानी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आपका स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेद से लेकर के कितने अनुच्छेद तक है? तो आप इसे जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके का प्रश्न है। किस तरीके का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 18, निम्नलिखित में से
कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात यानी बलात् श्रम की रोकथाम से यानी संबंधित है? किससे संबंधित है? यानी आपके बलात् श्रम से यानी संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यानी यातायात और किससे यानी उसके बाद एवं बलात् श्रम की रोकथाम से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 27, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वह आपका सी होगा, ऑप्शन आपका यानी डी अनुच्छेद 30। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात बलात् श्रम की रोकथाम से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 है। और आपको बता दें कि अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार उसके बाद आपका यानी मानव के दुर्व्यापार और आपके यानी बेगार उसके अलावा और किससे है? तो सभी प्रकार के बलात् श्रम का निषेध। क्या है? यानी सभी प्रकार के बलात् श्रम का निषेध। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? ऑप्शन ए 19(1), ऑप्शन बी 18(1), ऑप्शन सी 20(1), ऑप्शन डी 21(1). इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा कौन सा? तो वो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा? तो 19(1). भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो आपका कौन सा है? तो 19(1) है। कौन सा है? 19(1) है। और आपको बता दें कि सभी नागरिकों को यानी कौन कितने अधिकार दिए गए? तो 6 अधिकार दिए गए। उसी में एक आपका ये अधिकार है जिसे बोलते हैं आपका राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। किसका अधिकार? राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार आपको मिला हुआ है। तो ये अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान की राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में उल्लिखित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की सदृश है? ऑप्शन 1919 अधिनियम, ऑप्शन बी 1909 अधिनियम, ऑप्शन सी 1947 अधिनियम, ऑप्शन डी 1935 अधिनियम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका डी 1935 अधिनियम। भारत सरकार का जो 1935 अधिनियम है इसी में ये वर्णन है। और आपको बता दें कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में तात्पर्य भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में ब्रिटिश औपनिवेशक को यानी औपनिवेशक गवर्नर जनरल को जारी किए गए दिशा निर्देश के एक समूह से है। किससे है? यानी भारत में ब्रिटिश औपनिवेशक गवर्नरों की जारी किए गए दिशा निर्देशों के एक समूह से है। दिशा निर्देशों के एक समूह से है। जिससे दिशा निर्देशों के एक समूह से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 47, ऑप्शन डी अनुच्छेद 49। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका बी अनुच्छेद 48 है। पर्यावरण और वन्यजीव के संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 48(a) में है। किसमें? 48(a) में है।
और आपको बता दें अनुच्छेद 48 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यानी हिस्सा है। किसका हिस्सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ये क्या है? एक हिस्सा है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। और राज्यों को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है। क्या देता है? यानी राज्यों को पर्यावरण की सुरक्षा यानी पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है। अगला प्रश्न नंबर आपका 22। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी भाषण की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी गिरफ्तारी के विरुद्ध अभिरक्षा, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य इनमें से क्या है? यानी आपका तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका ये होगा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करना यानी बढ़ावा देना। और साथ के साथ आपको बता दें कि ये यानी किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 51 में है। जो आपका ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये किस में है? तो 51 में। और आपको बता दें राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद तक है। भाग की बात की जाए तो भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में है। तो आप ये अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक और आपका आर्थिक निर्देश सिद्धांत है? ऑप्शन आपका ए समान काम के लिए समान वेतन, ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी शक्तियों का पृथक्करण, ऑप्शन डी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही ऑप्शन आपका ये समान काम के लिए समान वेतन। क्या है? सामाजिक आर्थिक निर्देश का सिद्धांत क्या है? समान काम के लिए समान वेतन है। और आपको बता दें कि ये समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद 39 का कौन सा अनुच्छेद 39 का यानी आपका कौन सा? तो घ है। घ से गढ़ी वाला घ है। और में निहित है। यह संविधान में अंतर्निहित सामाजिक आर्थिक न्याय सिद्धांतों को यानी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? यानी संविधान में अंतर्हित अंतर्हित क्या है? ये अंतर्हित संविधान में अंतर्हित सामाजिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक न्याय सिद्धांतों का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? न्याय सिद्धांतों का हिस्सा है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत प्रदान किया गया? ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑप्शन बी समान नागरिक संहिता का प्रावधान, ऑप्शन सी आगामी क्षेत्रों में आपका यानी कुटीर उद्योगों का संवर्धन जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें, या ऑप्शन डी कृषि और पशुपालन का संगठन। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए ग्राम पंचायतों का संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत प्रदान किया गया है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन है। और आपको बता दें कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। इसमें भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है उसमें ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है? तो आपका ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है। और ये अनुच्छेद जो है वो राज्य को यानी निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत का संगठन करे और उन्हें ऐसी शक्ति एवं अधिकार प्रदान करे जो उनके स्वायत्त और शासन की इकाई हो। ये अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है और ये पूछा जाता है कि जो ग्राम पंचायत का संगठन का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 40 के। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसे जरूर ध्यान रखें।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते? ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 37, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी अनुच्छेद 37। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार निदेशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय या द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो वो आपके अनुच्छेद 37 में। आपको बता दें जो आपके ये अनुच्छेद हैं, जो आपके यानी जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं, तो ये आपके भाग भाग आपके कौन से में 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। कितने तक? 36 से 51 तक। और आपको बता दें ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न है। आपको बता दें कि जो ये आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व का जो उद्देश्य है वो एक कल्याणकारी, क्या? एक कल्याणकारी एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए यानी 38, ऑप्शन बी आपका अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाए कौन सा? तो आपका अनुच्छेद 41। कौन सा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत काम का अधिकार उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? काम के अधिकार का उल्लेख किया गया है। और कुछ मामलों में सार्वजनिक यानी सहायता का यानी अधिकार शामिल है। क्या है? कुछ कुछ मामलों में सार्वजनिक 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 सहायता का अधिकार शामिल है। सहायता का अधिकार शामिल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 27, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना भारतीय संविधान के में निम्नलिखित में से नीति निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 49, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी अनुच्छेद 48। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना भारतीय संविधान में उल्लिखित एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो आपका अनुच्छेद 48 कौन सा है? अनुच्छेद 48 है। और आपको बता दें कि ये क्या है? तो एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको जरूर ध्यान रखना होगा। इस अनुच्छेद में विशेष रूप से गायों गायों बछड़ों सहित अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के वध को प्रतिबंध करने का प्रावधान है। तो ये अपने आप ही काफी अच्छा प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 28। जितने भी अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बता दें कि आपकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से देखें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इन्हें जरूर देखें क्योंकि यदि आप यानी अच्छे से देखेंगे, अच्छे से अपनी नोटों में लिख लेंगे, जो बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे, तो आप एक अच्छा यानी आप अपने स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर देखें। और आपका यह है समान काम के लिए समान वेतन धन के संकेंद्रण को रोकना और उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 38, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाए कौन सा? तो ऑप्शन आपका यानी डी अनुच्छेद 39। कौन सा? अनुच्छेद 39 समान काम के लिए समान वेतन धन के संकेंद्रण को रोकने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 में ये आपका संदर्भित है। किसमें संदर्भित है? 39 में संदर्भित है। और ये आपका कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। और आपको बता दें
कि आपको यानी पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या? यानी पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या? समान वेतन। तो आप इसे अच्छे से जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान के भाग 4 के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद आपका 49, ऑप्शन डी आपका अनुच्छेद 50। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो अनुच्छेद आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो आपका ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो ऑप्शन आपका डी 50, यानी अनुच्छेद आपका यानी कितना? यानी 50 में ये यानी आपका बर्डन है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का बर्डन है। तो ये किस में है? तो आपका अनुच्छेद 50 में है। और ये भाग कौन से में है? तो भाग 4 में है आपके ये क्या नीति यानी निर्देशक तत्व। ये किस देश से लिए गए? तो ये आपके आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से लिए गए। और ये भाग की बात की जाए तो भाग 4 में आपके ये वर्णित हैं। तो आप इन्हें अच्छे से जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। साथ के साथ जितने भी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो उन्हें बता दें कि आपके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस तरीके के? बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ के साथ आगे वीडियो देखने से पहले यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे ही हम ये वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी आपका अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में बेरोजगारों के मामले में सार्वजनिक यानी का प्रावधान करना। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आपके अनुच्छेद कौन से में? तो आपके अनुच्छेद यानी किस में निर्देश दिया गया? तो अनुच्छेद 41 में ये निर्देश दिया गया है कि राज्यों को कुछ कमजोर समूह के लिए यानी क्या करना? रोजगार और शैक्षिक अवसरों की यानी सामाजिक सहायता प्रदान करना। तो ये किस में है? तो अनुच्छेद 41 में ये वर्णित किया गया। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 31, निम्नलिखित में से कौन सा यानी शेल यानी रॉक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए शिस्ट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी एसफॉल्ट, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी एसफॉल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सेल यानी रॉक्स का उदाहरण नहीं है? तो आपका एसफॉल्ट नहीं है। क्या नहीं है? तो एसफॉल्ट नहीं है। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए भूकंपीय तरंगे, ऑप्शन बी कॉस्मिक तरंगे, ऑप्शन सी पृष्ठीय तरंगे, ऑप्शन डी ध्वनिक तरंगे। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका ए भूकंपीय तरंगे। भूकंप के दौरान कौन सी तरंग उत्पन्न होती हैं? तो भूकंपीय तरंगे होती हैं। और आपको बता दें कि काफी यानी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो कितने प्रकार की हैं? तो भूकंपीय तरंगे वो आपकी 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं आपकी? प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे। पहली कौन सी है? प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंगे। दूसरी जो तरंगे हैं वो आपकी कौन सी हैं?
तो दूसरी तरंगें अनुप्रस्थ या गौड़ तरंगें। कौन सी? अनुप्रस्थ या गौड़ तरंगे। तीसरी तरंगे हैं वो आपकी कौन सी हैं? तो धरातलीय तरंगे। कौन सी तरंगे हैं? धरातलीय तरंगे हैं। तो आप ये भी अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए जापान में स्थित शुकारजमा, ऑप्शन बी अंटार्कटिका में स्थित माउंट एरिबस, ऑप्शन सी इटली में एटना, ऑप्शन डी आपका हवाई द्वीप में स्थित मौना लोआ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, हवाई द्वीप में स्थित कौन सा? तो हवाई द्वीप में स्थित मौना लोआ। और आपको बता दें, हवाई द्वीप में स्थित ये मौना लोआ जो ज्वालामुखी एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। इस तरह का ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, और ऐसे ज्वालामुखी जिसमें कई वर्षों से विस्फोट नहीं हो, यानी वो कई वर्षों से यानी क्या ना हो, विस्फोट विस्फोट ना हो, यानी उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ आपको बता दें कि ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 34, आर्द्रता का मापन सामान्यतया से किया जाता है। ऑप्शन ए आंशिक वाष्प दाब निर्धारण, ऑप्शन बी शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान, ऑप्शन आपका सी भौतिक प्रसारण, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो बी, शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन। आर्द्रता का मापन सामान्यतः से यानी किया जाता है, तो आपका शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान से ये किया जाता है। और आपको बता दें कि ये वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? जो अदृश्य जो जल की मात्रता क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। और आपको बता दें कि वायुमंडल में इसकी मात्रा 0 से लेकर 4% होती है। कितनी होती है? 0 से लेकर के 4% तक होती है। तो आप इसे भी अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 35, इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए पर्वतों पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन डी दक्षिणी ध्रुव पर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? और ये आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका क्या? तो ऑप्शन आपका बी, भूमध्य रेखा पर। इनमें से किस स्थान पर क्षुमंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? तो आपकी भूमध्य रेखा पर होती है। किस पर होती है? भूमध्य रेखा पर, यानी क्षुमंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। और क्षुमंडल यानी पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा होता है। क्या होता है? यानी क्षुमंडल है जो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। ये क्या है? सबसे निचला हिस्सा होता है। और आपको बता दें ये आपका सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ये जो ये आपका यानी कहा गया है क्षोभमंडल की मोटाई सर्वाधिक कहाँ पर होती है, ये आपका कई बार और कई यानी आपके जो उत्तर प्रदेश पुलिस के भी एग्जाम में पूछा गया है, और आपके यूपीएसआई एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपका जो ये एग्जाम है ये आपका यानी यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला ही आयोग करा रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके एग्जाम में ये आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्तरीकरण हो सकता है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा
वो आपका सी होगा ऑप्शन आपका सी नाइट्रोजन का। किसका? वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्तरीकरण होता है? तो आपको बता दें नाइट्रोजन का होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। साथ के साथ आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि जो नाइट्रोजन है, क्या यानी नाइट्रोजन है, ये यानी वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। किसमें? वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और कितनी? 78% यानी 78% ये पाई जाती है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कौन सुरक्षित रखता है? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों में से कौन सुरक्षित रखता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा क्या? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ओजोन, यानी ऑप्शन ए ओजोन। पृथ्वी की सूर्य की जो पराबैंगनी विकिरण होती हैं उन्हें कौन यानी जैसे सुरक्षित रखता है उनसे पृथ्वी को? तो ओजोन रखती है। और आपको बता दें ओजोन ये यानी समताप मंडल में पाई जाने वाली, यानी ये कहाँ पर पाई जाती है? तो समताप समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल में ये पाई जाती है। और आपको बता दें कि ये यानी सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को रोकती है। और आपको बता दें कि इसे यानी गुड ओजोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड ओजोन भी कहते हैं। किसे? तो ये यानी जो आपकी जैसे पराबैंगनी किरणों को रोकती है जो आपकी ओजोन, इसे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 38। द्वीप समूह टी एरे डेल फ्यूगे किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए आपका अफ्रीका में, ऑप्शन बी आपका उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन सी यूरोप में, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा क्या? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा द्वीप समूह टिएरा। कौन सा? यानी जो द्वीप समूह टिएरा है ये आपका यानी कहाँ पर है? तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में सही है, यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये कहाँ पर है? तो आपका ये यानी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और इसका जो मुख्य द्वीप है वो चिली और अर्जेंटीना में बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है? चिली और अर्जेंटीना में क्या है ये? बटा हुआ है। कहाँ पर बटा हुआ है? तो चिली और अर्जेंटीना में इसका जो मुख्य द्वीप है वो बटा हुआ है। और आपको बता दें कि ये जो मैगलन जलमंडरू जो मैगलन यानी जल संधि है वो मुख्य यानी टेरा डेल फ्यूगो को अलग करती है। किसे अलग करती है? यानी जो अर्जेंटीना में बटा हुआ है। और ये जो मैगलन यानी जल संधि है ये मुख्य अमेरिका और टेरा डेल फ्यूगो को क्या करती है? अलग करती है। तो ये अपने आप में काफी अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपका एग्जाम यानी जो होने वाला है वो 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल आपका 2026 में होने वाला है। आपके पास अब 120 दिन का समय है। और इन 120 दिनों में यदि आपको अच्छा स्कोर करना है, यदि आपको अपनी इस जॉब में सिलेक्शन लेना है, तो आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी और अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहना होगा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, फिक्स समय बचा हुआ है। यदि आपका आज का समय निकल रहा है तो एक तरह से एक दिन माइनस हो रहा है। इस बात का आप ध्यान रखिए। इसलिए आप तैयारी इस लेवल की करें कि आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 39। निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कंबोडिया। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा क्या? ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा ए मलेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? तो मलेशिया है। क्या है? मलेशिया है। और साथ के साथ आपको बता दें कि जो आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संगठन है, सहकारी संगठन, इसका उद्देश्य अपने सदस्यों यानी सदस्यों व एशिया के अन्य देशों के बीच राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग
को यानी क्षेत्रीय विस्तारता को यानी क्या रखना, बढ़ावा देना। किसको, राजनीतिक और क्या, यानी आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग की स्थिरता को क्या करना, बढ़ावा देना। क्या देना, बढ़ावा देना। उसके बाद आपको बता दें कि जो ये मतलब आपका जैसे आसियान है, क्या है, आसियान। तो आसियान की स्थापना ये इसकी कब हुई, तो आसियान की जो स्थापना हुई वो आपकी 8 अगस्त 1967 को हुई। कब हुई, 8 अगस्त 1967 को हुई। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 40। किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस यानी मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 जून, ऑप्शन आपका बी 16 जून, ऑप्शन सी 12 जून, ऑप्शन डी 10 जून। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसका, तो ऑप्शन आपका सही हो जाए। किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, तो आपका यानी मनाया जाता है वो आपका किसको, 14 जून को। किसको, 14 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अब जैसे कुछ आपके यानी महत्वपूर्ण दिवस हैं, वो भी कुछ आपके महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी दे दें, क्योंकि आपके एग्जाम में उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे आपका यानी सबसे पहले आपको बता दें, जल संरक्षण, क्या, विश्व जल संरक्षण, विश्व जल संरक्षण आपका कब, तो आपका 22 मार्च। कब, 22 मार्च। उसके अलावा आपका दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आपका है विश्व पर्यावरण दिवस। क्या, पर्यावरण दिवस। ये कौन सा है, तो आपका यानी विश्व पर्यावरण दिवस है। ये आपका कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। कब, 5 जून को। उसके अलावा और आपको बता दें, तो आपका यानी विश्व यानी अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। क्या, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 अगस्त को। कब, 12 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद बात कर ले विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस, तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को। कब, 25 अप्रैल को। वहीं पर बात कर ले विश्व स्वास्थ्य दिवस की। किसकी, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल। उसके बाद बात कर ले आपके विश्व स्वास्थ्य दिवस के बाद आपका विश्व यानी टीबी दिवस। टीबी दिवस या तपेदिक दिवस के रूप में जिसे जाना जाता है, तो ये आपका कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को। कब, 24 मार्च। उसके अलावा और कौन सा है आपका, तो पोलियो दिवस। कौन सा, पोलियो दिवस आपका विश्व कब मनाया जाता है, जो 24 अक्टूबर। कब, 24 अक्टूबर। तो ये आपके क्या है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट दिवस है, क्योंकि ये इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ के साथ आपको बता दें कि आपकी दिवस से भी संबंधित हम आपकी स्पेशल वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं, जिसमें आपके महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, क्या, यानी महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम की यानी वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाले हम। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर पिछले यानी 6 मंथ्स की यानी जो आपकी यानी जनवरी से लेकर के करीब जुलाई और अगस्त तक के यानी दिवस और उनकी थीम से संबंधित वीडियो पहले से अपलोड है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपकी जनवरी से लेकर के अभी दिसंबर तक की पूरी करंट अफेयर्स के जितने भी दिवस हैं उन सभी का यानी थीम और उनकी जैसे दिवस की यानी पूरी जानकारी की एक वीडियो अपलोड कर दें, जिससे आप अपने एग्जाम में और अच्छा स्कोर कर पाएं, क्योंकि ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साथ के साथ आपको बता दें, जो भी विद्यार्थी यूपी होमगार्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बता दें कि आपके पास अब 120 दिन का समय है। 120 दिन में यदि आपकी अभी अच्छे लेवल की तैयारी नहीं है,
तो आपको यदि कम से कम आपको यदि 50 नंबर प्लस बढ़ाने हैं, यदि आपको 50 नंबर प्लस बढ़ाने हैं अभी आपको, तो आपको ये दिनों रात एक करना होगा। ये कम से कम आपको टारगेट लेके चलना है 85 प्लस नंबर का। यानी 85 प्लस नंबर आपको अपने एग्जाम में लाने हैं। ये आपको एक टारगेट लेके चलना है, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँगे और आप अपनी एग्जाम में एक अच्छा स्कोर यानी पूरी तरह से कर पाएँगे। और साथ के साथ आपको बता दें कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो का रोज़ाना का समय किसका यानी रोज़ाना का समय शाम 5 बजे है। कितना है? शाम 5 बजे अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसे अपलोड कर दिया जाता है। तो आप रोज़ाना शाम 5 बजे अपने इस यूट्यूब चैनल से ये वीडियो देख सकते हैं। साथ के साथ आपके लिए यूपी स्पेशल की भी क्लास चलाई जा रही है और करंट अफेयर की भी क्लास चलाई जा रही है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपके जो ये 100 नंबर का जीके का पेपर आ रहा है, जिसमें आपकी करंट अफेयर भी पूछी जाएगी, यूपी से भी संबंधित पूछे जाएँगे, उसके बाद संविधान, इतिहास, उसके बाद आपका ज्योग्राफी और आपकी इकोनॉमिक्स इनसे भी पूछे जाएँगे, तो सभी का एक साथ लेके चल रहे हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर हो पाए। और ये सभी जभी चीज़ें संभव हो पाएगी, जब आप अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी इस वैकेंसी की यानी तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। साथ के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो पाएगी। यदि आप जुड़ेंगे नहीं तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपके इसमें काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, तो आप इस गलती को ना करें कि आप मतलब अच्छे से तैयारी ना करें और आप ये सोचें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिलेक्शन उसी अभ्यर्थी का होगा जो दिनों-रात मेहनत कर रहे हैं और उन्हें ही सफलता मिलेगी जो दिनों-रात लगे हुए और अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल सही और सटीक तरीके से आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, तो आप जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। साथ के साथ अपने दोस्तों को भी जोड़ें और आपके कोई पहचान में या तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी जोड़ें, क्योंकि जितने ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ेंगे उतना ही कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा। साथ के साथ जैसे आप ये प्रश्न देख रहे हैं, यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप कमेंट ज़रूर किया करें और जो नहीं पता है वो अपनी नोटबुक में लिख लिया करें। और आपके लिए हमने स्पेशल एंड टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल भी खोल दिया, जिससे का यानी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाकर के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर लें, जिससे हम आपको पीडीएफ और नोट्स भेज पाएँ। क्या? पीडीएफ और नोट्स भेज पाएँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी अच्छे होंगे, जिसमें आपके करंट अफ़ेयर के भी टॉपिक हो सकते हैं, उसके बाद आपके जीके, जीएस के भी और स्टैटिक के भी हो सकते हैं। इसलिए आप उन्हें भी जॉइन कर लें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।